क्या मुझे इस मामले में ऐसे बड़े मुद्दे दिख रहे हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा या जिनके बारे में बात नहीं की? हाँ, मुझे दिख रहे हैं। आइडाहो हत्याओं पर नई किताब के लेखक ने सबूतों और ब्रायन कोबगर के दोष स्वीकार करने पर सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है मैं पहला हूं जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आगे और लोग आएंगे। ये खत्म नहीं हुआ है, ये बस शुरुआत है। क्या कोबगर केस फिर अदालत जा सकता है? मैं एंजेल लेवी हूँ। ये लॉ एंड क्राइम है। इस नई किताब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और जो मुझे बहुत पसंद है। इसका नाम है अपसाइड। ये आपको उन चीजों पर कैशबैक देगा जिनका आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल, किराने का सामान और टेकआउट। आपको बस इतना करना है कि आप अपसाइड को फ्री में डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से भी ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं और जैसे आप आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वैसे ही पेमेंट करते हैं। फिर आप अपनी खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। अगर मुझे पेट्रोल या रात को टेकआउट चाहिए तो मैं पहले अपसाइड के ऑफर्स देखूंगी। खर्च के बाद मेरे ऐप में पैसे आते हैं जिन्हें मैं सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ। अपसाइड के नियमित यूजर्स औसतन साल में $254 कमाते हैं। इससे बेहतर कौन दे सकता है? कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन करें और प्रोमो कोड क्राइम फिक्स इस्तेमाल करें ताकि पहली गैस टैंकी पर हर गैलन पर 25 सेंट अतिरिक्त मिले। ब्रायन कोबगर आइडाहो की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में मैडी मोगन, केली गोंसाल्वेज, ईथन चेपन और जाना कर्नोडल की भयानक हत्याओं के लिए 4 लगातार उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जेल में वो एक नंबर है, 1,63,214। कोबगर ने जुलाई 2025 में 4 खूबसूरत कॉलेज छात्रों की चाकू मारकर हत्या करने का जुर्म कबूल किया था। हम सब ने इसे कैमरे पर सामने आते देखा। ये स्वीकारोक्ति चौंकाने वाली थी क्योंकि कोबरगर की रक्षा टीम सबूत को बाहर रखने की हर अर्जी हारने के बाद भी मुकदमे की ओर बढ़ रही थी और NBC के शो डेडलाइन को सबूत लीक होने के बाद मुकदमा टालने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता चला है कि उस लीक की जांच अभी भी जारी है। कोबगर ने दोषी होने की बात कबूल की। उसने कहा कि उसने ये अपराध किए हैं और अपील करने का अपना अधिकार छोड़ दिया। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्राइम फिक्स पर बताया है, वो अब भी अपील कर सकता है। अब जैसे ही आप ये देख रहे हैं, एक नई किताब उपलब्ध है जो ब्रायन कोबगर की गिरफ्तारी में इस्तेमाल किए गए सबूतों पर सवाल उठा रही है और इसमें कुछ नए दावे सामने आ रहे हैं जो हमने पहले नहीं सुने थे। इस किताब के लेखक क्रिस विककॉम पूर्व FBI एजेंट को आम जनता से छुपी दसियों हजार फाइलें और विशेषज्ञ रिपोर्टें मिली। उन्होंने इसे अपनी नई किताब ब्रोकन प्ली में लिखा है। ब्रायन कोबगर की डिफेंस टीम के विशेषज्ञ जो ट्रायल की उम्मीद कर रहे थे और दोषी कबूल करने पर हैरान हुए, उन्होंने विककॉम के साथ किताब के लिए सहयोग किया। सिर्फ 2 ने नाम इस्तेमाल की अनुमति दी। वे पूर्व FBI एजेंट क्रिस हॉलैंड और क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रेंट टर्वी थे। किताब में विककॉम ने मैडी मॉगन के बिस्तर पर उसकी टांग के पास मिली K-बार चाकू की म्यान की चेन ऑफ कस्टडी पर सवाल उठाए। DNA विश्लेषण से पता चला कोबगर का DNA म्यान की चमड़े की पट्टी पर मिला। टर्वे का दावा है कि उन्होंने चेन ऑफ कस्टडी में समस्या प्ली डील की घोषणा से कुछ दिन पहले पाई थी। विककॉम के अनुसार इससे म्यान को सबूत से हटाया जा सकता था। हालांकि हमें इसकी सच्चाई नहीं पता। आमतौर पर ऐसी समस्याओं पर ट्रायल से पहले ही कानूनी बहस हो जाती है। क्रिस विककॉम ये मुद्दा जल्दी समझाएंगे। किताब में ब्रायन कोबगर की गिरफ्तारी के बाद उनके माता-पिता के इंटरव्यू का भी जिक्र है। FBI एजेंट्स ने माइकल और मरियन कोबगर से इंटरव्यू लिया। मैरियन कोबगर ने ब्रायन को मेरा फरिश्ता कहा और FBI एजेंट को बताया कि 2022 क्रिसमस ब्रेक पर घर आए बेटे का व्यवहार सामान्य था। उन्होंने कहा कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा था और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। लगता नहीं था कि उसे WSU में उसकी परेशानियों का पता था। मैंने FBI और मॉस्को पुलिस से जिन इंटरव्यू की मांग की थी, वे अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए हैं। मैं ब्रोकन प्ली के लेखक और पूर्व FBI एजेंट क्रिस विककॉम को बुलाना चाहती हूँ। उन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी काम किया है। क्रिस, शो में आने के लिए धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। आप इस किताब को लिखने के लिए जो आइडाहो केस पर है, इसमें कैसे शामिल हुई? मैंने अभी अभी एक और किताब खत्म की थी या खत्म कर रहा था जो एक और अपराध के बारे में थी, एक गुमशुदगी से जुड़े अपराध के बारे में जो करीब 30 साल पहले हुआ था।
मैं एक पूर्व एफबीआई सहयोगी के साथ कॉफी पी रहा था जब उसने मुझे इस केस के बारे में बताया। हम अपने काम और हालचाल पर बात कर रहे थे। मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। 2 साल से 2 किताबों में डूबा था और लिखते समय पूरी तरह उसी प्रोजेक्ट में रहता हूं। तो उसने मुझे इसके बारे में समझाना शुरू किया और मैंने कहा, देखो, उन्होंने गिरफ्तारी कर ली है। ऐसा लगता है कि सबूत बहुत भारी हैं। ये मुकदमे की ओर बढ़ रहा है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी क्यों होगी, और मुझे थी भी नहीं। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर वो वापस आया और उसने कहा, चलो इसे देखते हैं। और उसने मुझे वो चीजें दिखानी शुरू की जो उसने देखी थीं, जिन पर वो काम कर रहा था, क्योंकि उसे कई कारणों से उन तक पहुंच थी। और मुझे बहुत जल्दी एहसास होने लगा कि जो चीजें मैंने फाइल में देखीं, वे उस कहानी से मेल नहीं खाती थीं, जो काफी व्यापक रूप से चर्चा में थीं। ये एक बहुत ही सनसनीखेज मामला था। इससे मेरी रुचि बढ़ी। कुछ हफ्तों में मैंने और दस्तावेज देखे और इसमें ज्यादा शामिल होता गया। आखिरकार हम यहां तक पहुंच गए। वो कौन सी बातें थीं जो आपके लिए सबसे ज्यादा खास थीं? वो बातें जो आपको सबसे दिलचस्प लगीं? 2 चीजें जिनसे मेरी सबसे पहले पहचान हुई, वो थी पॉलेट सटन की रिपोर्ट, जिसमें कुछ असामान्यताएं दिखाई गई थीं। जैसा कि मैं और बहुत से लोग उन्हें असामान्यताएं कहेंगे, लेकिन वो बातें जो अलग थीं, क्योंकि इस घर के अंदर ही 3 अलग-अलग अपराध स्थल थे। ये एक बड़ा घर है, 3 मंजिलें, 6 बेडरूम, 3 बाथरूम। हम सब उस घर को जानते हैं। तीसरी मंजिल का बेडरूम एक पारंपरिक अपराध स्थल जैसा दिखता था। दूसरी मंजिल पर जाना का बेडरूम काफी मिलता जुलता था। विशेषताएं, खून के छींटे, वे चीजें जो आप इस तरह की हत्या की जांच में देखेंगे, इस तरह की जांच में, हत्या की जांच में। फिर दूसरी मंजिल के कॉमन एरिया में हत्यारे तीसरी से दूसरी मंजिल कैसे आए, पॉलेट सटन की रिपोर्ट और बाद में डॉक्टर ब्रेंट टर्वी की रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं देख रहा था वो काफी अलग था। वह खून जो किसी अज्ञात पदार्थ से पतला था, कई चीजें समस्याग्रस्त लग रही थीं। फिर जब मैंने केस के विवरणों को देखना शुरू किया तो चाकू का खोल सामने आया, और चाकू का खोल भी समस्याग्रस्त लग रहा था। वहीं से ये और भी ज्यादा दिलचस्प होता गया और एक जांच की ओर बढ़ा जो आगे चलकर इस किताब में बदल गई। आइए इस बारे में बात करते हैं, इसे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। चलिए उस खून की बात पर वापस चलते हैं जो किसी पदार्थ से पतला किया गया था। हमने ये उन विशेषज्ञ रिपोर्ट्स के छोटे छोटे अंशों में देखा है जो जारी किए गए हैं, और इस पर आपकी किताब में भी चर्चा की गई है। ऐसा कैसे है कि वे ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि खून को किस चीज से पतला किया गया था? मैं इससे थोड़ी उलझन में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई लैब शायद इसकी जांच करती या बता सकती, लेकिन क्या ये सिर्फ बहुत ज्यादा सीएसआई जैसा है? मुझे लगता है ये थोड़ा सीएसआई जैसा है। ये हैरान करने वाला है कि आजकल तकनीक क्या क्या कर सकती है। मैं दृढ़ता से मानता हूं और इस किताब में विस्तार से बताता हूं कि जनता सोचती है कि डीएनए विश्लेषण और सूखे तरल पदार्थों की फोरेंसिक जांच, खासकर सीरम फ्लूइड्स की जांच होती है। उसने बलगम और खून का जिक्र किया। यह कई लोगों की सोच से अलग है। लैब रिपोर्ट सीधी थीं। यह एक लगातार प्रक्रिया है ना? तो आप अपराध स्थल से खून या स्वैब का नमूना लेते हैं। ये लैब में जाकर टेस्ट होते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि क्या यह खून है और क्या खून के लिए टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर हाँ, तो इसका प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। ये आगे जा सकता है। रास्ते में कई चीजें होती हैं जो अंत में डीएनए, एक सूक्ष्म डीएनए जांच तक पहुंचती हैं, जो उम्मीद है कि उस विशेष नमूने को एक विशेष व्यक्ति से जोड़ सकेगी। उस प्रक्रिया में चीजें गलत या उलझन भरी हो सकती हैं। खासकर खून का मिश्रण बहुत उलझन पैदा करता है। इस मामले में खून को पतला करने वाले रसायन की संरचना जानने की कोशिश खून से ही करनी होती है, क्योंकि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मुझे लगता है कई ऐसे रसायन होते हैं। मैं कहता हूं मुझे लगता है, क्योंकि मैं रसायनज्ञ या फॉरेंसिक रसायनज्ञ नहीं हूं। फाइलों में पढ़े अनुसार यही लगता है। अगर वह कोई रासायनिक संरचना होती, जैसे ब्लीच या लाइसोल जैसे कीटाणुनाशक, अगर ऐसा होता तो वह कोई रासायनिक चीज छोड़ सकता था जिसे आप रासायनिक रूप से विश्लेषित कर सकते थे। इस मामले में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था जिससे यह संकेत मिल सकता है कि वह पानी था। किसी ने भी नहीं कहा। पॉलेट सटन ने रिपोर्ट में बताया कि लैब रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे फ्लोर के कॉमन एरिया, तीसरे फ्लोर के बेडरूम के बाहर और दूसरे फ्लोर के बेडरूम के बाहर खून के धब्बे मिले थे। वे लगभग सभी
किसी अज्ञात पदार्थ से पतले पाए गए थे। ये उनके शब्द हैं, मैं उद्धृत कर रहा हूं। और इससे जाहिर है तुरंत ये सवाल उठता है कि क्यों तीसरी मंजिल पर खून के धब्बे वैसे ही क्यों थे जैसे ऐसी किसी जगह पर मिलने की उम्मीद की जाती है, और वे दूसरी मंजिल के बेडरूम से क्यों मेल खाते हैं। और ये इतना बड़ा इलाका जो दूसरी मंजिल के बेडरूम से गलियारे से होते हुए लिविंग रूम और बियर पॉन्ग टेबल को पार करता हुआ सीढ़ियों से ऊपर तीसरी मंजिल के बेडरूम तक फैला है, ऐसा क्यों था। वे खून के धब्बे बहुत ज्यादा थे, वे इतने सारे थे, वे अलग क्यों दिखते और जांच में अलग क्यों निकलते, वे अपनी विशेषताओं में अलग क्यों साबित होते। ऐसा क्या हुआ जिसने उन खून के धब्बों की रासायनिक संरचना, भौतिक विशेषताओं को बदल दिया। और इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन कम से कम मेरी राय में और जिन अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों से मैंने बात की उनके अनुसार भी ये वाकई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। और फिर हम वहां से आगे बढ़ें। हाँ, मेरा मतलब है, अगर वो कुछ ब्लीच जैसा होता तो मुझे पता है कि वो डीएनए को पूरी तरह नष्ट कर देता है। तो आप जानती हैं, ये हो चुका है। तो आप जानती हैं, ये बहुत दिलचस्प है और ये देखना भी दिलचस्प होता कि विशेषज्ञ उन सवालों का ट्रायल में कैसे जवाब देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें ये पता है। अगर आप इसमें जाना चाहती हैं तो हमें इसका जवाब पता है। ठीक है, तो फिर मुझे बताइए। पॉलेट सटन ने जांच के आखिर में ट्रायल की तैयारी के लिए रिपोर्ट बनाई। ट्रायल की तारीख तय हो चुकी थी। ये रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के लिए तैयार की गई थी ताकि वे जूरी के सामने पेश कर सकें और कह सकें, इन तस्वीरों को देखिए, फॉरेंसिक विश्लेषक पॉलेट सटन द्वारा किया गया ये विश्लेषण देखिए। फिर डॉक्टर टर्वी आए, विश्लेषण किया और दोनों में बहस हुई। पॉलेट सटन बहुत स्पष्ट थीं। दूसरी मंजिल पर पाए गए उन दागों की भौतिक, दृश्य और रासायनिक संरचना अलग थी। वे वहां कैसे पहुंचे, ये काफी सीधा है। वे वहां पहुंचने के बाद या उस प्रक्रिया के दौरान उनके साथ क्या हुआ, इस पर आज भी बहस जारी है। अब हम म्यान की ओर बढ़ते हैं। आप जानते हैं, इस मामले में म्यान ही वो चीज है जो तथाकथित स्मोकिंग गन के सबसे करीब है। मेरा मतलब है, म्यान के बिना मेरी राय में ब्रायन कोबगर की गिरफ्तारी के लिए कोई उचित आधार नहीं होता। मेरा मतलब है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी सफेद सफेद गाड़ी की पहचान है। मेरा मतलब है, इस मामले में वही उचित आधार है। तो आपको जो रिपोर्टें दी गई हैं, उनमें आप और ये डिफेंस एक्सपर्ट्स कौन से मुद्दे देखते हैं? ये चेन ऑफ कस्टडी से जुड़े मुद्दे क्या हैं जो आप उठा रही हैं? आप जानती हैं, मैंने किताब में पढ़ा कि आप बताती हैं कि टैलबॉट, जो कि आईएसपी के उस क्राइम सीन अधिकारी थे और वहीं प्रभारी थे, वो एक लीड डिटेक्टिव हैं। वो कहते हैं जैसे एक रिपोर्ट में कि उन्होंने उसे फर्श पर पाया, लेकिन फिर आप जानती हैं, उसकी फोटो बेड पर ली गई है। उन्होंने रिपोर्ट घटनास्थल जाकर चीजें इकट्ठा करने के कुछ हफ्ते बाद लिखी थी। लेकिन आपकी राय में ऐसा लगता है कि इसमें इससे भी ज्यादा कुछ है। तो बताइए, आपकी नजर में चेन ऑफ कस्टडी की समस्याएं क्या हैं, खासकर म्यान से जुड़ी? मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने डॉक्टर टर्वी से बात की थी, मुझे लगता है, या आप डॉक्टर टर्वी से बात करने वाले थे। उन्हें खास तौर पर उस चाकू के शीत को देखने के लिए बुलाया गया था। शुरुआत में उनके लिए जो बात सबसे ज्यादा उभरी वो खून के छींटों के संबंध में बिस्तर में चाकू की म्यान की स्थिति थी। उन्होंने ट्रांसफ्रेंस व अन्य चीजें भी देखीं। जब मैंने इसकी जांच शुरू की तो सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो थी दस्तावेजों का खुलासा, या मुझे जो अप्रकाशित दस्तावेज मिले उनमें यह था कि इडाहो स्टेट पुलिस ने, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, मॉस्को पुलिस डिपार्टमेंट ने क्राइम सीन की जांच की थी। ऑफिसर नुनेस के हलफनामे से सर्च वारंट मिला, जिससे इडाहो स्टेट पुलिस की फॉरेंसिक यूनिट ने क्राइम सीन की जांच की। उनके पास एक मानकीकृत फॉर्म था जिसमें सबूत इकट्ठा करते समय विवरण हाथ से लिखने के लिए जगह थी। आइटम नंबर 14, जो रिपोर्ट के दूसरे पेज पर था, इडाहो स्टेट पुलिस ने हाथ से लिखा था। मुझे याद नहीं पेंसिल थी या पेन, शायद पेन था। इसमें आइटम नंबर 14 चाकू की म्यान था। इसमें लिखा है कि चाकू की म्यान पीड़ित नंबर 3 के पास फर्श पर मिला। तो सबसे पहले मैंने सोचा, चलो उसे संदेह का लाभ देते हैं और मान लें कि उसका मतलब था पीड़ित के पास तीसरी मंजिल पर मिला। हालांकि अगली या उसके बाद की लाइन में वह स्पष्ट करता है कि मैडी मोगन, जिसकी जांघ के नीचे चाकू मिला,
वही पीड़ित नंबर 3 है। तो मान लेते हैं कि यह कोई साजिश नहीं है। मान लो उसने वही लिखा जब चाकू की म्यान उठाया और कहता है कि वो फर्श पर मिला। इसमें दिक्कत क्या है? किसे फर्क पड़ता है कहां मिला? ये समस्या इसलिए है क्योंकि जब उसने सबूत इकट्ठा कर रिपोर्ट लिखी, वो शायद 6 दिसंबर को जमा हुई थी। ये लगभग 3 हफ्ते बाद की बात है, करीब 3 हफ्ते बाद। अब उसी रिपोर्ट में अचानक वो बिस्तर पर मिला हुआ बताया गया है। यह मुद्दा तब बनता है जब ऑफिसर नुनेज बॉडी कैम के साथ बेडरूम में जाकर ऑफिसर वार्नर को फिल्माते हैं। ठीक उसी जगह के पास जहां चाकू होना चाहिए था। उसकी जांघ बहुत करीब थी, लेकिन उसने और ऑफिसर नुनेज ने रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया। तो आप उस म्यान के बारे में सवालों की एक कड़ी शुरू करते हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि आपने अभी पूछा, क्योंकि यही बात है, मैं आपसे सहमत हूं। यह ना तो सफेद कार है, ना ही सेल टावर डंप्स। यही चाकू की म्यान सबसे अहम सबूत बनती है, क्योंकि इसमें डीएनए था और हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। अगर खास तौर पर चेन ऑफ कस्टडी की बात करें, तो कानून प्रवर्तन या कानूनी समुदाय से बाहर के कई लोग कहेंगे, इससे किसे फर्क पड़ता है? चेन ऑफ कस्टडी की किसे परवाह है? इसकी परवाह जरूरी है और इसे अकादमियों में शुरू से सिखाया जाता है। जब अधिकारी सबूत उठाकर बैग में रखता है और लैबोरेटरी ले जाता है, तो आरोपी और बचाव पक्ष यह सिद्ध करना चाहते हैं कि रास्ते में सबूत से छेड़छाड़ नहीं हुई। इस केस में चाकू बैग में रखा गया, बैग सील कर हस्ताक्षर किए गए और फिर इडाहो स्टेट पुलिस लैब भेजा गया। ये सब रिपोर्ट्स में दर्ज है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। हालांकि उस पर चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म नहीं लगा था। वह एक बैग था। उसके नीचे एक बारकोड था। इडाहो स्टेट के कानून प्रवर्तन ने इस पर अलग-अलग बातें कहीं, लेकिन चेन ऑफ कस्टडी नहीं थी। बाद में अचानक उसमें 2 फॉर्म आ गए जो हाथ से लिखे हुए चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म थे, जिनमें लिखा था कि ये ऑफिसर फलां से ऑफिसर फलां के पास गया, फिर लैब में गया, फिर एविडेंस रूम में और आखिरकार लेबोरेटरी में पहुंचा। अगर आप उन तस्वीरों को देखें, तो ज्यादातर लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूं, ऐसा लगता है कि वो उसी काले मार्कर और एक ही हैंडराइटिंग में लिखी गई हैं। ये समस्या क्यों होगी? क्योंकि ये रिकॉर्ड में हेराफेरी है। और मेरा इस सब में कहना यह है, अगर मैं डिफेंस अटॉर्नी होता, एन टेलर या कोई और डिफेंस अटॉर्नी, तो मैं कोर्ट में सबसे पहले जिस चीज को चुनौती देता, वो उस चाकू की म्यान की क्राइम सीन से एफबीआई प्रयोगशाला तक की स्रोत श्रृंखला होती। वो एक महत्वपूर्ण रास्ता है। तो अगला सवाल जो मैंने लोगों से सुना है वो ये है कि लोग कहते हैं, एन टेलर ने इसे ट्रायल से पहले क्यों नहीं उठाया और इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया? और इसका जवाब, और ये बहुत ही ठोस जवाब है, ये है कि उन्हें इसका पता ही नहीं था। ये तब पता चला जब टीम ने चेन ऑफ कस्टडी में गड़बड़ी पाई। उन्होंने इसे डॉक्टर ब्रेंट टर्वी को दिखाया और ये इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो वहां चाकू के खोल की उत्पत्ति देखने के लिए थे। उन्होंने इसे एन टेलर को दिखाया। हालांकि, और ये सभी को जानना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं, एन टेलर को चेन ऑफ कस्टडी की ये समस्या ब्रायन कोब्रगर के प्ली बदलने से ठीक 4 दिन पहले ही दिखी। उन्होंने इसे चुनौती नहीं दी क्योंकि उन्हें इसके बारे में तभी पता चला जब वो अपना प्ली बदलने ही वाला था। लेकिन मेरा सवाल ये होगा, अगर उन्हें बताया जाता है कि चेन ऑफ कस्टडी में ये समस्या है और ओ माय गॉड, आप पूरे केस को फिर से शुरू कर सकती हैं। मेरा मतलब है शायद पूरा केस नहीं, लेकिन अगर इस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, तो वो कोर्ट क्यों नहीं गईं और कहा, रुकिए एक मिनट, हमने चर्चा की है या हमने पता लगाया है कि यहाँ चेन ऑफ कस्टडी में एक बड़ी संभावित समस्या है और हमें इस चाकू की म्यान को साक्ष्य से बाहर कराने के लिए एक याचिका दायर करनी होगी, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें किसी तरह की नेक नियति से ये दिखाने के लिए हमारे पास सबूत हैं कि चेन ऑफ कस्टडी में समस्या थी। हम ये याचिका दायर करेंगे। क्यों? प्ली डील पर काम चल रहा था, वे इसे जल्दी खत्म कर आगे बढ़ना चाहते थे। सबसे पहले, यह एक बेहतरीन सवाल है और इस पर बात करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि सैकड़ों, हजारों डेटा के आधार पर 430 पेज की किताब लिखते समय यह उनमें से एक है। आप किताब के कुछ पन्नों की बात कर रहे हैं जिसे कई लोग नहीं समझते। वैसे सवाल किसी ने नहीं पूछे जैसे आपने पूछे हैं।
मैं दो बातें कहूंगा। पहले, आपको एन टेलर से पूछना होगा। दूसरा, मुझे लगता है यह स्पष्ट है। डॉक्टर टर्वी, इस किताब को बनाते वक्त मैंने उनसे और 3 अन्य लोगों से बात की थी जो कानून प्रवर्तन या बचाव पक्ष से जुड़े थे। मैं ये जानकारी सिर्फ उन्हीं से नहीं ले रहा हूं। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब है कि ये सब यूं ही नहीं हुआ। ब्रायन कोबरगर ने अपना प्ली नहीं बदला था। वह उठकर उसके ऑफिस गए और बोले, मैं अपना प्ली बदलकर दोषी मानने जा रहा हूं। इससे पहले के दिन रहस्य में डूबे हुए हैं। किसी को नहीं पता कि समझौता कब हुआ, किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ, और मैं इसे समझौता इसलिए कह रहा हूं, ये एक मौत की सजा का मुकदमा था जो मुकदमे की तय तारीख तक भी वही रहने वाला था। ब्रायन कोबरगर ने हत्या के 4 मामलों में उम्र कैद के लिए दोषी कबूल किया, जिससे मौत की सजा का विकल्प हट गया। इतने बड़े मामले में यह मानना तर्कसंगत है कि बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच बहुत कुछ चल रहा था। हम जानते हैं कि बचाव पक्ष की सजा कम कराने वाली टीम भी इसमें शामिल थी। इसलिए आपके सवाल का सीधा जवाब है कि वहां बहुत कुछ चल रहा था। एन टेलर ने इन लिमिने की लगभग हर एक अर्जी हार दी थी। उसने सुनवाई हार दी, उसने सब कुछ खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। तो मेरे लिए यह मानना संभव है कि आखिर में, जब मुकदमे की शुरुआत में सिर्फ 4 दिन बचे थे, या मुकदमे से ठीक पहले, शायद एन टेलर ने इसे देखा और वही कहा जो बहुत से लोग कहते हैं, चेन ऑफ कस्टडी के मुद्दे की परवाह किसे है। मैं पूरी तरह असहमत हूं। अगर मैं सहायक यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी के पास अभियोजक या एफबीआई एजेंट के रूप में केस ले जाता, तो मुझ पर हंसते। अगर मैंने ये सबूत दिए होते, तो मुझसे गंभीर सवाल पूछे जाते और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती थी। मुकदमे में यह इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्हें आखिर तक इसका पता नहीं था। मैं यह निस्संदेह कह सकता हूं। उन्होंने वो फैसला क्यों लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय ये तर्कसंगत लगता है कि वो हर मोड़ पर हार चुकी थीं और उन्हें एक प्रस्ताव दिया गया था और वो उस पर काम कर रही थीं। क्या मुझे ये विशेष रूप से पता है? नहीं, लेकिन क्या मुझे पता है कि ये आखिर में पेश हुआ था? लोग पूछते हैं, उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मुझे पता है, हाँ, मुझे पता है। ब्रायन कोबरगर 2 जुलाई 2025 को कोर्ट में आते हैं और वहां तथ्यों का बयान पेश होता है जिसे आप अपनी किताब में लिखते हैं। और वे उनसे पूछते हैं कि क्या वो दोषी हैं, क्या वो हत्या का अपराध करने के इरादे से घर में घुसे थे। और वो 4 बार हाँ कहते हैं। उन्होंने 4 बार दोषी कहा। जज हिपला ने इसे बार-बार दोहराया। हाँ, मेरा मतलब है। वो कह रहे हैं, आपने मुझे पकड़ लिया, मैं कोर्ट रूम में थी, उन्हें देखा और वहां बैठी थी। वह दोषी था, इसमें कोई शक नहीं। उसने भी स्वीकार किया। हाँ, उसने कहा था। और मुझे याद है जब बिल थॉम्सन तथ्यों का बयान पढ़ रहे थे, वो मैं सचमुच ब्रायन कोबरगर मुझे ऊपर से साफ दिखाई दे रहा था और वो वहां बैठा था। वो पूरे समय बिल थॉम्सन को घूरता रहा। मुझे नहीं लगता कि उसने पूरे समय में शायद 2 बार भी पलक झपकाई हो। और वो बिल थॉम्सन की हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरे नजरिए से ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन रहा हो कि क्या सब कुछ ठीक ठीक बताया जा रहा है और क्या सब कुछ ठीक है। और इसलिए आपने देखा है, लेकिन आपने हम सब से कहीं ज्यादा देखा है। क्या आप मानती हैं कि ब्रायन कोबरगर ने ये अपराध किए हैं तथ्यों के आधार पर? मुझे लगता है आपने किताब पढ़ी है ना? आपने किताब पढ़ी है या कम से कम किताब का काफी हिस्सा पढ़ा है। मैंने किताब काफी पढ़ ली है। ठीक है। पूरी किताब में हर पन्ने पर मैंने 2 बातें साफ तौर पर कही हैं। मेरी कोई राय या सिद्धांत नहीं है। मैं सिर्फ कहता हूं, ये सबूत हैं, ये हुआ था। किताब की शुरुआत में वही सुनवाई है, यही लिखा है। आप कई सालों तक एफबीआई एजेंट थीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं बता दूं कि मैं क्या सोचता हूं, तो किताब में मैंने जो कुछ कहा है, उसकी निष्पक्षता खत्म हो जाएगी, क्योंकि बात मेरी सोच की नहीं है। मेरा काम ये नहीं था कि मैं सजा को गलत कहूं। मैं बचाव पक्ष का प्रचारक नहीं हूं। मैं नहीं कहता कि मैं पूर्व पुलिस वाला हूं, इसलिए मैं पूरे कानून प्रवर्तन तंत्र का प्रतिनिधि हूं। मैं जो कहता हूं वो ये है कि मैं, क्रिस विकम, जैसा कि वकील कहते हैं, इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसने अपना गुनाह कबूल किया, और मैं आपकी कही हर बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन आज के आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या लोग हमेशा इसलिए गुनाह कबूल करते हैं
क्योंकि वे सच में दोषी होते हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि वे कभी-कभी सौदे के लिए ऐसा करते हैं। प्ली डील हर पुलिस या क्राइम शो, हर किताब और जिंदगी भर देखी लगभग हर चीज में मिलती है, क्योंकि लोग हमेशा सौदा कर लेते हैं। मैं यहाँ ये तर्क करने नहीं आया हूँ कि ब्रायन कोबर्गर ने ऐसा क्यों किया या उसने प्ली डील क्यों नहीं ली, और मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात के लिए बहुत सम्मान है कि आप वहां मौजूद थे, और मैं आपकी राय, जो आपने देखा, उसकी कद्र करता हूं। जब उसने वो बातें कहीं, तब मैं वहां नहीं था। हम सब जानते हैं, और इस पर विस्तार से बात भी की है, कि ब्रायन कोबर्गर का सामाजिक व्यवहार मैं निदान नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूं ताकि स्पष्ट कर सकूं। एन टेलर ने मोशन इन लिमिने दायर की थी, और बिल थॉम्सन को जज हिपलर के सामने सुनवाई में मानना पड़ा कि अभियोजन पक्ष अदालत में उन्हें साइकोपैथ नहीं कहेगा, है ना? ये अदालत रिकॉर्ड में है। तो आप, मैं और कई अन्य लोगों के बीच ये धारणा थी कि जब वो अपने इंटरव्यू में, ट्रैफिक स्टॉप्स में और बाकी हर जगह दिखाई दिए, तो उनका व्यवहार बहुत अजीब था। मुझे लगता है कि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति मानेगा कि ब्रायन कोबगर बहुत अजीब आदमी है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं पता। तो किसी अपराध को व्यवहारिक दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे सहमत हूं। उसे व्यवहारिक दृष्टि से देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ब्रायन कोबरगर को देखकर कहना होगा कि अपराधों में एक व्यवहारिक विशेषता है जो हर पीड़ित के साथ हुई। क्या यह उचित है? हाँ, आपकी बातें बहुत उचित हैं। क्या मैं कहता हूं कि ब्रायन कोबरगर ने यह किया या नहीं किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, और ना ही इस किताब के लिए या आपसे बात करते हुए मेरी कोई राय है। क्या मैं इस मामले में गंभीर समस्याएं देखता हूं, जिन्हें किसी ने नहीं देखा या जिन पर चर्चा नहीं हुई? हाँ, मैं देखता हूं, और यह भी कहूंगा, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने इसे जोड़ा और प्रस्तुत किया। मैं आपको बता दूं, निकट भविष्य में किताबें और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो इस मामले के अन्य पहलुओं को देखेंगे। मुझे लगता है कि लोग सबसे पहले मुझ पर ध्यान देते हैं, लेकिन और लोग भी आ रहे हैं। ये अभी शुरुआत है। क्या आपको लगता है कि हमने ब्रायन कोबगर के बारे में आखिरी बार सुना है? जैसा कि आप जानती हैं, इस प्ली बार्गेन का हिस्सा ये नहीं था कि वो, आप जानती हैं, औपचारिक बयान देने के लिए बैठे। इसमें उसके द्वारा अदालत में औपचारिक बयान देना शामिल नहीं था। आप जानती हैं, उसे कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं थी, उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं। पुष्टि करने वाली कोई जानकारी देने के लिए कुछ भी नहीं, जो मुझे हैरान करता है, क्योंकि मैंने बिल थॉम्सन का इंटरव्यू लिया था और कहा था, आपने उससे कोई औपचारिक बयान नहीं लिया। कुछ भी नहीं। जैसे आपको कुछ भी नहीं मिला। इसकी न जरूरत थी, न कोई शर्त। मैंने सब देखा, और जज हिपलिस भी कहते हैं इसे अनिवार्य नहीं कर सकते। मैं भी यही कहूंगा। पर इडाहो में कुछ बातें अलग हैं। यहां इस मामले में अल्फ्रेड प्ली नहीं ली जा सकती, और कुछ चीजें की ही नहीं जा सकती। इनमें से एक ये है कि प्ली एग्रीमेंट की एक शर्त के तौर पर आरोपी का औपचारिक बयान शामिल किया जा सकता था। यह निश्चित रूप से एक विकल्प था। वे ऐसा कर सकते थे। वे कह सकते थे कि हम मौत की सजा हटा देंगे, लेकिन आपको बैठना होगा, उसे हमारे साथ बैठना होगा, एन टेलर, और हमें कुछ पुष्टि करने वाली जानकारी चाहिए। ये उतना ही सरल हो सकता था। उसने चाकू कहाँ रखा? कुछ भी हो सकता है। कपड़े कहाँ हैं? क्या उसने कपड़े दफना दिए? आप जानती हैं, क्योंकि हमें फावरे के बारे में पता है, और बस हथियारों के बारे में समझा दें। मेरा मतलब है, हमें कभी भी केली को पहुंचाई गई कुंद प्रहार वाली चोटों का कारण बनने वाला हथियार कभी नहीं मिला। किसी ने कभी नहीं पाया। कोई इस बात की बात भी नहीं करता कि उस पर हमला करने के लिए जो चीज इस्तेमाल की गई थी, उसे घर से बाहर ले जाया गया। किसी ने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया, और मेरा मतलब है, इसका शायद ही कभी जिक्र होता है। मैंने लोगों और एक विशेषज्ञ से बात की, जिन्होंने कहा कि के बार को मुट्ठी की तरह इस्तेमाल करना आसान हो सकता था। उनमें से कुछ संभव है। हाँ, उनमें से कुछ संभव है, लेकिन ये बातचीत का हिस्सा नहीं था। हाँ, मैं बस कह रही हूँ, जैसे कि इसके कई तरह के स्पष्टीकरण हो सकते हैं। वे भयानक भयानक चोटें। लेकिन मेरा कहना है कि मुझे नहीं लगता कि ब्रायन कोबगर की कहानी यही खत्म हो गई है। मैं ये बात कुछ समय से कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि हैबियस याचिका शायद तैयार हो रही है या नहीं। ये डेडलाइन लीक जांच के नतीजे पर निर्भर करेगा। हमें सच में नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं सिर्फ कह रही हूँ, मुझे यकीन नहीं है। सब कुछ थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में सब कुछ इतना व्यवस्थित होता है। मैं सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, और उनमें से कई लोग बहुत बहुत
मेरा मतलब है पिछले हफ्ते के दौरान पॉडकास्ट्स वगैरह में बात करते हुए मैंने इतने सारे होशियार लोगों से बात की है जो इस मामले में 3.5 साल से जुड़े हुए हैं। और मैं वकीलों की बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कानून प्रवर्तन से रिटायर हो चुके हैं। मैंने उन पॉडकास्टर्स के बारे में बात की है जिन्होंने इसे फॉलो किया, दूसरे पत्रकारों के बारे में जो इसे फॉलो करते हैं। आप पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जिनसे मैंने बात की, जिन्होंने यह सार्थक और तथ्यपरक ढंग से बताया कि आपराधिक न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। मैं आभारी हूं कि आपने समझ और दृष्टिकोण दिया। सवाल पूछिए। मैं नहीं कहता कि मेरे पास सभी जवाब हैं, लेकिन जरूरी है कि हम सवाल पूछें। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने बुद्धिमान सवाल पूछे और इसके लिए मैं आभारी हूं। क्या आपको इसका जवाब पता है? मुझे इन सवालों के कई जवाब पता हैं। सुनिए, आप कैसे बताएंगे? तो केट, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या हम और सुनेंगे? ब्रायन से कुछ और आएगा? मैं तुम्हारे शो में गाली नहीं दूंगा, लेकिन मेरी भावनाएं साफ दिखेंगी। हाँ से पहले कोई विशेषण जोड़ लेना। मुझे लगता है कि इस मामले के दूसरे पहलुओं पर काम कर रहे लोगों के बारे में जो मैं जानता हूं, उसके आधार पर मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है? और कोई यह अनुमान भी लगा सकता है कि वे लोग कौन हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ हैं और इस मामले में बहुत गुस्सा था। इस मामले में उन लोगों में बहुत रोष था जिन्होंने जवाब ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। जो लोग उसके बचाव पक्ष पर पूरा भरोसा रखते थे या मानते थे कि अभियोजन ने जुटाए गए सबूतों का सही इस्तेमाल किया, और उनमें से कई लोग मेरे पास आए। मुझे ये सब एक ही व्यक्ति से नहीं मिला। मुझे ये अलग-अलग लोगों से मिला जिनका मैं सम्मान करता था, जिन्हें मैंने जांचा और सत्यापित किया, और वे लोग अभी रुके नहीं हैं। वे लोग अभी नहीं रुके हैं। ये किताब अब तक की कहानी बताती है। आगे भी कुछ आने वाला है। मैं शुरुआत हूं, अंत नहीं। तो ब्रायन खोबगर की डिफेंस टीम से जुड़े लोग अभी भी काम कर रहे हैं ताकि वे जो मानते हैं कि न्याय की गंभीर चूक हुई है उसे उजागर कर सकें। वे नहीं मानते कि वो दोषी हैं। बिल्कुल सही। हाँ। और क्या आपको पता है कि वकील भी उसमें शामिल हैं? मुझे इसका पता नहीं है। ये भी अच्छा सवाल है। काश मैं पहले बात करता, लेकिन जवाब यही है कि मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एन टेलर और उनकी कानूनी टीम क्या योजना बना रही है, क्या सोच रही है, या जो भी कर रही है। मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं मानता हूं कि एन टेलर ब्रायन कोबरगर के हितों की रक्षा कर रही हैं और विकल्प देख रही हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुमान है, क्योंकि वो पेशेवर वकील है। डॉक्टर टर्वी ने कहा था, मैंने उनकी रिपोर्ट नहीं देखी है, मैंने सिर्फ वही देखा है जो आपने अपनी किताब में लिखा है। और जाहिर है जो खुलासा हुआ, जो जानकारी सामने आई, जिसे सार्वजनिक किया गया, उसमें ये था कि वो गवाही देने वाले थे कि कम से कम 2 अपराधी थे। हाँ। आपके द्वारा सबूतों की समीक्षा करने के आधार पर क्या आप ऐसा मानती हैं? हाँ। क्रिस विटकॉम, ब्रोकन प्ली के लेखक, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं सराहना करती हूँ। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि क्रिस विटकॉम का मानना है, मान लीजिए कि ब्रायन कोबरगर फिर से अदालत में जाता है और अपील करने की कोशिश करता है, तो उसकी संभावना बहुत कम होगी। मैंने एन टेलर से संपर्क किया ताकि मैं उनसे इस दावे के बारे में पूछ सकूं कि उन्हें के बार चाकू के म्यान के साथ संभावित चेन ऑफ कस्टडी की समस्या के बारे में सूचित किया गया था। अब तक मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है और उन्होंने कभी मेरे किसी भी ईमेल का जवाब नहीं दिया। अगर वो इस बार जवाब देती हैं तो मैं आपको बताऊंगी। और लॉ एंड क्राइम के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं एंजेलेट लेवी हूँ। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर यहीं मिलूंगी।